अब बच्चों ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला को और डिटेल्स समझने के लिए हम एग्जांपल 1.7 लेते हैं और एग्जांपल 1.7 जो है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके एज ए न्यूमेरिकल बोर्ड में आ सकती है। जो हमारी पुरानी बुक थी उसमें ये एग्जांपल गिवन थी, मतलब यहाँ तो ये असाइनमेंट है, वहाँ पर एज एन एग्जांपल गिवन थी और पंजाब की बुक में भी ये एज एन एग्जांपल है। तो वो पंजाब बोर्ड में, इवन फेडरल बोर्ड में जो जब पुरानी बुक थी तो काफ़ी दफ़ा ये वाली एग्जांपल रिपीट हो चुकी हुई है। अब एज एन एग्जांपल तो नहीं है बुक में, एज एन असाइनमेंट है, तो अब भी इसके बोर्ड में एज एन न्यूमेरिकल आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या आ रहा है। इसमें कह रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। एक्सप्रेशन मीन फार्मूला ड्राइव करें टाइम पीरियड टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम का, और टाइम पीरियड मे डिपेंड अपॉन, देखिए मे उसने वर्ड लिखा हुआ है कि इनमें से मतलब किसी कोई ऐसा फैक्टर भी लिखा हुआ हो सकता है जिस पे मे भी टाइम पीरियड डिपेंड ना भी करे। अगर नहीं डिपेंड कर रहा होगा तो फिर अब देखिएगा एंड पे वो वाला फैक्टर खुद ही रिमूव हो जाएगा। ये बात समझ आ गई कि टाइम पीरियड का फैक्टर खुद ही क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो पहला फैक्टर इसमें लिखा हुआ है टाइम जो पीरियड जो है वो मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड करता है। हालांकि आप लोगों ने 9th में पढ़ा था कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मास ऑफ बॉब पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन क्योंकि इसने फैक्टर में लिखा हुआ है तो हम इसको लिखेंगे उस पर डिपेंड करता है। और एंड पे अब देखिएगा एम वहाँ से खुद ही क्या हो जाएगा, रिमूव भी हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या रूल बताया था आंसर में जनाब, सबसे पहले आप लिखें टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू, जिस फैक्टर को लिख रहा है उसको प्रोपोर्शन में लिख से जाएँ। सबसे पहले वो मास पे डिपेंड करता है, मास ऑफ बॉब पे, तो एम लिख से। दूसरा फैक्टर वो लेंथ ऑफ पेंडुलम पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको आप लोगों ने लेंथ भी लिख देना है। और तीसरा फैक्टर जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे डिपेंड कर रहा है, इसको जी भी लिख देना है। हमारी जो बुक है ना, आपकी जो न्यू बुक आई है, इसमें इसने 3 फैक्टर लिखे हुए हैं। कुछ बुक्स में उसने साथ में थीटा भी लिखा होता है कि एंगल थीटा पे भी डिपेंड करेगा। कौन सा एंगल थीटा? लेकिन ये सिंपल पेंडुलम होता है ना, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो जब ये मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होता है तो ये वाला जो एंगल थीटा है ना, कुछ दफ़ा फैक्टर में ये भी लिखा होता है। मैंने इसलिए नहीं लिखा है वहाँ पर थीटा, क्योंकि हमारी बुक में अब जो असाइनमेंट गिवन है उसमें थीटा का कोई रोल नहीं है, तो इसलिए अब हम थीटा को लिखेंगे भी नहीं। क्योंकि कुछ टीचर जो हैं वो साथ में थीटा को खुद से इन्वॉल्व करते हैं, तो हम खुद से इन्वॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जो न्यू बुक है उसमें थीटा गिवन नहीं है, इसलिए हम थीटा को फैक्टर में शो भी नहीं करेंगे। तो बच्चों आपको बात समझ आ गई ये वाली बात। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि हम इनके ऊपर पावर खुद से ज्यूम करेंगे, ए बी सी पावर ज्यूम कर ली। नेक्स्ट स्टेप क्या था, हम इस जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे। इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए एक तो इक्वल लगाएंगे, साथ में कांस्टेंट आ जाएगा m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। और यहाँ पर k आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो हेयर k इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब अच्छा हम अपना काम शुरू करते हैं। काम हमारा क्या है कि हम लोगों ने इन सब की t की k के बारे में तो हमें डायमेंशन एनालिसिस कोई इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं करता, तो बाकी जो चारों चीज़ें आ रही इनकी हम डायमेंशन पुट करेंगे। इनकी डायमेंशन वैसे बहुत आसान है। जो टाइम पीरियड होता है ना, टाइम पीरियड की यूनिट आपको पता है क्या होती है, सेकंड होती है। तो इस टाइम पीरियड की अगर हम डायमेंशन भी लिखेंगे तो टाइम पीरियड की जो डायमेंशन बनेगी वो किसकी इक्वल होगी, टी की इक्वल ही होगी। तो इसकी डायमेंशन भी टी ही बनती है टाइम पीरियड की। इस तरह अगर हम मास की बात करेंगे तो मास की जो डायमेंशन बनेगी, मास की डायमेंशन, मास की यूनिट केजी होती है ना, तो केजी की डायमेंशन हम क्या लिख सेंगे, कैपिटल एम लिख सेंगे। इस तरह लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो लेंथ की अगर हम डायमेंशन की बात करेंगे तो लेंथ की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल की इक्वल हो जाएगी। इस तरह जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, तो इसको चले मैं इसकी यूनिट भी लिख सकता हूँ। यूनिट ऑफ जी जो बनती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो यहाँ से अगर हम बच्चे जी की डायमेंशन बना लें तो मीटर की डायमेंशन एल, टी डायरेक्ट ऊपर ले जाता है, टी ऊपर जाकर t-2, तो जी की डायमेंशन LT-2 हो जाएगी। इसको आप लिख सकते हैं कि ये आपका डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड इक्वेशन 1, ये 2, ये 3 और ये 4। फिर इसको हमें कुछ और ABC कहेंगे ना, नंबरिंग आगे चल के 1 2 3 मिक्स होगी।
तो ABCD चने कहते हैं इसको, ठीक है। अब आप लोगों ने चारों चीज़ों की डायमेंशन फाइंड आउट कर ली, इसको मैंने ज़्यादा समझाया नहीं, आपको ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है ना। G 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट, मीटर की डायमेंशन L, सेकंड की T-2 हो गया। इसको मैंने T = T इसलिए नहीं लिखा, थोड़ा अजीब हो जाना था, क्योंकि इसकी सिंबल भी टाइम पीरियड है ना, और इसकी डायमेंशन की सिंबल भी क्या है, T है, तो इसको मैंने जस्ट T लिख सी है। आप चाहें तो इसके साथ वर्डिंग में लिख सें कि ये क्या चीज़ है, डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड है ना। आपको समझ आ रही होगी मैं सिंबल क्यों नहीं लिख रहा। और बचुंगड़ो दोनों की सिंबल भी वही बन जाती है ना, जो डायमेंशन की सिंबल है वही फिजिकल क्वांटिटी की भी सिंबल है, इसलिए वो थोड़ा लिखना अजीब हो जाएगा, इसलिए वर्डिंग लिख सें डायमेंशन ऑफ, ये जो अजीब से लफ्ज़ लिखा है ना, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड है। अब ज़्यादा अजीब हो गया वैसे, खैर आपको समझ आ चुकी है। इन सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट करें, पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। इन सारी वैल्यूज़ को अगर बच्चों हम इक्वेशन 1 में पुट करें, तब ईमानदारी से मैं इन सारी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट करता हूँ। T की जगह पर तो आप लोगों को बच्चे वही T आ जाएगा ना, ठीक होगी बात। इज़ इक्वल टू K के बारे में हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं है। इस केस में आप K लिख लें, मतलब ना भी लिखें तो हर्ज कोई नहीं है, मैंने आपको बता दिया था, लेकिन वैसे मैं इसमें यूज़ करूँगा ताकि आपकी वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए कि आप चाहे लिखें या चाहे ना लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। K आ रहा है, ठीक है। अगर कोई नहीं भी लिखता तो फिर भी कोई हर्ज नहीं है। M को अगर हम यहाँ पर देखें, ये वाला जो M है, इसकी डायमेंशन कौन सी, कैपिटल M होगी, कैपिटल M डायमेंशन हो जाएगी, इसको हम A लिख देंगे। और जो लेंथ है उसकी डायमेंशन आपके पास कैपिटल L हो जाएगी, और उसकी पावर B है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की LT पावर -2 हो जाएगी, इसको हम यहाँ पर C लिख देंगे, ठीक है। क्या था, आप लोगों ने जब डायमेंशन पुट कर दी उसके बाद अगला स्टेप क्या बताया था, जिस चीज़ की पावर है उसकी पावर को डाउन कर दें। डाउन मतलब हर एक के साथ अलग-अलग करके लिख दें। इधर M भी अकेला ही है, लेंथ भी अकेला ही है। अब बच्चों जब इस पर अप्लाई करेंगे तो L की पावर आपके पास कौन सी हो जाएगी, C, और T की जब पावर लिखेंगे तो T की पावर यहाँ से -2C बन जाएगी। L की पावर C और T के साथ जब लिखेंगे तो T रेज़ की पावर -2C हो जाएगी। अब आप लोगों ने ये काम कर लिया। अब हम नेक्स्ट काम ये करेंगे कि आप लोगों ने जिनकी बेसिस सेम होगी उनकी पावर को आपस में ऐड कर देना है। तो इस साइड पे T एज इट इज़ लिखा रहेगा, ठीक है। पता नहीं जिसकी पावर ना उसकी पावर 1 होती है, 1 लिखें या ना लिखें आपकी मर्ज़ी है, तो M हो जाएगा। उसी तरह A, M के साथ तो कोई मैच नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लेंथ मैच कर रही है। तो जिनकी बेसिस सेम होगी उनकी पावर को आप लोगों ने ऐड कर देना है। तो L की पावर क्या बनेगी, यहाँ से B+C हो जाएगा। इसी तरह अगर हम T को देखेंगे तो T के साथ भी कोई मैच नहीं कर रहा, तो T की पावर उसी तरह -2C आप लिख देंगे। जिनकी बेसिस सेम पावर ऐड, ये रूल था, वो शुरू से आप ये रूल पढ़ते हुए आ रहे हैं। सिर्फ लेंथ मैच कर रही थी, लेंथ को लिख सी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, कंपेयर करेंगे पावर्स ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज ऑन बेस बोथ साइड्स। इसको मैं लिख सकता हूँ, तो मैं लिखे कंपेयर पावर्स ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड्स। आपको पता नहीं ये जो सिंपल T लिखा हुआ है इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं M0 L0 और T है तो T की जगह 1 लिख देंगे। यानी जो चीज़ मिसिंग हो उसका मतलब ये होता है कि उसकी पावर कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तब आप कंपेयर कर लें। आप सबसे पहले इसको M के लिए कंपेयर करें, फॉर M। देखिए इस तरफ मैंने इसलिए इसको यूँ लिखा है ना आपको समझाने के लिए। बोर्ड में आप यूँ ही लिखा रहने दें लेकिन अपने माइंड में ये रख लें। लेकिन इसकी जगह अगर ये भी लिख देंगे तो कोई हर्ज नहीं है, आपकी मर्ज़ी है अपनी। तो यहाँ पर M की पावर आपको कितनी नज़र आ रही है, 0, ठीक है। जिनको कन्फ्यूजन होती बेहतर है इस T की जगह पर इस स्टेप में आप M0 L0 और T लिख लें ताकि कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। यहाँ पर M की पावर 0, इधर देखिए M सिर्फ इस जगह पर है, M की पावर A, तो A आपके पास किसकी कुल आ गया, 0 की कुल आ गया, तो बहुत ईजिली कैलकुलेट हो गया। इसी तरह बच्चों आप लोगों ने दूसरी जो कैलकुलेशन करनी है वो T के लिए कर लें, फॉर T इसलिए करो इसकी पावर भी स्मॉलर नज़र आ रही। इधर T की पावर कितनी है, 1, उस तरफ T की पावर कितनी है, -2C है ना। इधर T की पावर 1, इधर T की पावर -2C, तो C किसकी कुल हो जाएगा, 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो C बच्चों आपको बन गया -1/2। अब किसकी बारी रह गई है, लेंथ को कंपेयर करें, फॉर L। अगर हम लेंथ को कंपेयर करते हैं तो इस तरफ लेंथ कितनी आपको नज़र आ रही, 0 है ना। इस तरफ लेंथ यहाँ पर 0 है और यहाँ पर लेंथ को अगर हम देखेंगे तो लेंथ इक्वल टू है B+C के। C की वैल्यू अगेन यहाँ पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ C।
सी की अगर वैल्यू को पुट करेंगे b और c की जगह पर हम क्या लिखेंगे -1/2, ये -1/2 इधर आकर +1/2, तो b की वैल्यू भी बच्चों आपके पास +1/2 हो गई। ये समझ आ गया ना, ये -1/2 था, इसको इधर शिफ्ट किया तो इधर आकर +1/2 हो गया। हमें a, b और c की वैल्यूज़ चाहिए थी, वो वैल्यूज़ कैलकुलेट हो गई हैं। इनको बच्चों अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। ठीक, इस इक्वेशन 1 में हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो t तो आप लोगों ने एज इट इज़ लिखा रहने देना है, सिर्फ पावर पुट होनी है ना, k भी उसी तरह ही आ जाएगा। अब m की पावर कितनी आ रही है 0, m की पावर a है ना, तो a किसकी को ला रहा है 0। इसी तरह अगर हम l देखेंगे तो लेंथ की पावर b है, b यहाँ से देखें कितना है +1/2 है, और g की पावर c है, और c यहाँ से कौन सा आ रहा है -1/2 आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था ना, ये पावर खुद डिसाइड करेंगी कि डायरेक्ट कौन बन रहा है, इन्वर्स कौन बन रहा है, ये कौन ख़त्म हो रहा है। जिस तरह यहाँ पर m की पावर 0 आ गई है, और हमें पता है किसी भी चीज़ की पावर 0 किसकी करोगी 1, तो इसका मतलब क्या होगा कि टाइम पीरियड के फार्मूला में ये लिखा हुआ था कि वो मास पे डिपेंड करता है। डायमेंशन एनालिसिस ने ये प्रूव कर दिया कि टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता, मास यहाँ से ओमिट हो गया है, क्योंकि पावर किसी भी चीज़ की 0 जब आएगी उसका आंसर 1 होगा। तो इसकी जगह 1 लिख देंगे कि उसी तरह ही इसकी जगह 1। लेंथ की पावर +1/2 तो ठीक है, इस g को अगर आप पॉजिटिव फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो नीचे जाकर +1/2 हो जाएगा ना, ये इधर -1/2 है, नीचे जाकर +1/2 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं t = k, ये जो लिखा हुआ है ना, चलिए एक और स्टेप बना देता हूँ, ये L/G है ना, इस L की पावर भी 1/2, G की पावर भी 1/2, तो दोनों के ऊपर इकट्ठी पावर 1/2 लिख लेते हैं, अलग-अलग लिखने की बजाय। ये 1/2 को हम एक प्रॉपर सिंबल से भी शो करते हैं। याद आपको सिंबल क्या होती है, वो जो सिंबल बनती है उसको अंडरूट कहते हैं ना। इस 1/2 जो पावर में लिखा होता है इसको हम अंडरूट से रिप्लेस कर सकते हैं, तो 2π t = k √L/G हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट की वैल्यू हम डायमेंशन एनालिसिस से फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन बाय एक्सपेरिमेंट अगर देखें तो इसकी वैल्यू 2π होती है। यानी इसकी वैल्यू जो 2π है वो कहाँ से आई है, एक्सपेरिमेंट से आई है। अच्छा, कुछ बच्चे ये सोचना शुरू हो जाते हैं सर हमने कैसे एक्सपेरिमेंट किया है ना। देखिए, अभी हम वो टॉपिक नहीं पढ़ रहे जिसमें हम किसी कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे। अभी तो हम जस्ट जो हमारे पास गिवन डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसी की बेस पे कांस्टेंट की वैल्यू लिख देते हैं। अभी आपके लिए बस इतना समझना मैटर करता है कि इस कांस्टेंट की वैल्यू डायमेंशन एनालिसिस से कैलकुलेट नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू किसी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, और हम अपने इंफॉर्मेशन की बेस पे उस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। जिस तरह मुझे आइडिया है कि k की वैल्यू यहाँ पर 2π होगी फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट, इसकी वैल्यू को ऊपर वाले फार्मूला में पुट कर दें तो फार्मूला बन जाएगा 2π √L/ कौन सा है g होगा। ये चीज़ आप लोगों ने प्रूव करनी थी। ये आप लोगों ने 9th ग्रेड में पढ़ा भी था कि टाइम पीरियड का फार्मूला 2π √L/G होगा। इस असाइनमेंट में हम लोगों ने इस फार्मूला को विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस प्रूव किया है। अभी हम चैप्टर नंबर 7 में जाकर इस वाले फार्मूला को विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज भी प्रूव करेंगे। अब बच्चों हम बात करते हैं कि अगर हमारे बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ यू कैन ड्राइव अ पॉसिबल फार्मूला एंड राइट इट्स लिमिटेशन, क्या पॉसिबल फार्मूला को ड्राइव कैसे करते हैं और इसकी लिमिटेशन लिखें। अगर ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आप लोगों ने क्या बातें लिखनी है। तो देखते हैं हमारी बुक में इसके बारे में उसने क्या लिखा हुआ है। तो ड्राइविंग या पॉसिबल फार्मूला में उसने ये बातें लिखी हुई हैं। ये बहुत सिंपल सी बात है, इसको रीड करते हैं और जो हम लोगों ने अभी एग्जांपल्स की हैं, असाइनमेंट्स की हैं, उनकी मदद से इन लाइंस को अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं, साथ साथ पढ़ते हैं इसे। लिखा है डायमेंशन एनालिसिस कैन बी यूज टू ड्राइव अ पॉसिबल फार्मूला। वो हम सीख चुके हैं कि डायमेंशन एनालिसिस से हम फार्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। ये जो वर्ड यहाँ पॉसिबल लिखा हुआ है ना, ये हम इस लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में पढ़ेंगे कि यहाँ पॉसिबल क्यों लिखा हुआ है। अभी इतना बता देता हूँ, इसका मतलब है कि इससे सारे फार्मूले ड्राइव नहीं होंगे, कुछ ही फार्मूले डायमेंशन एनालिसिस से ड्राइव होंगे। आगे लिखा हुआ है बट द सक्सेस ऑफ दिस मेथड, यानी जो पॉसिबल फार्मूला आप ड्राइव कर रहे हैं, इस मेथड से करेक्ट आंसर कब आएंगे, डिपेंड अपॉन द करेक्ट गेसिंग ऑफ द वेरियस फैक्टर्स ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड। यानी इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपका आंसर ठीक आ रहा है कि जिन फैक्टर पे वो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रही है उन फैक्टर्स को आप करेक्ट गेस करें। इस बात को आप यूँ समझें। देखिए, अभी हम लोगों ने एक ड्रैग फोर्स का फार्मूला पढ़ा और हम लोगों ने देखा कि ड्रैग फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, कोफिशिएंट विस्कोसिटी पे
रेडियस पे और स्पीड पे डिपेंड कर रही है। अब सपोज करें एक बंदा है, उसको ये पता ही नहीं है कि ड्रैग फोर्स किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, तो हम तो उसका फार्मूला ड्राइव ही नहीं कर सकते। देखिए फार्मूला डेरिवेशन में क्या स्टेप्स है, आप पहले जिस चीज़ पे डिपेंड करती है उसका डायरेक्ट रिलेशन लिखें, फिर उसमें हम उनकी क्या पुट करें, यूनिट्स पुट करें। अब सपोज करें एक बंदा है, उसको ये लगता है कि जो ड्रैग फोर्स है वो रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करती, उसने करेक्ट गेस ही नहीं किया, उसको लगा है रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करती, उसने रेडियस को स्किप कर दिया। उसको लगा है कि ड्रैग फोर्स जो है वो विस्कोसिटी पे और स्पीड पे डिपेंड करती, रेडियस उसने स्किप कर दी है। अब आप इमेजिन करो, अगर आप उस फार्मूला को सॉल्व करते हो तो क्या जो फार्मूला डायमेंशन एनालिसिस से आप ड्राइव करेंगे और जो असल में उसका करेक्ट फार्मूला है, पता नहीं फार्मूले दो तरह से ड्राइव होते हैं, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो डायमेंशन एनालिसिस से पढ़ रहे हैं। इन फार्मूलाज को हम मैथमेटिकली बाय यूजिंग फिजिकल क्वांटिटीज़ भी ड्राइव करते हैं। जिस तरह 9th 10th में आप लोगों ने बहुत सारे फार्मूलाज को वैसे ड्राइव किया है ना, वो जो वैसे आप ड्राइव करते हैं वो मैथमेटिकल डेरिवेशन होती है। तो कहते हैं कि अगर आप किसी फैक्टर को गेस सही नहीं करेंगे और कोई फैक्टर स्किप अगर आपसे हो जाता है, तो फिर अगर आप उसको फार्मूला को ड्राइव डायमेंशन एनालिसिस से करेंगे तो उसका रिज़ल्ट और मैथमेटिकल जो वो फार्मूला ड्राइव होगा, दोनों के रिज़ल्ट आपस में मैच नहीं करेंगे। तो इस बात को आप इस तरह माइंड में रखेंगे। तो जो बात लिखी ना, बट द सक्सेस ऑफ दिस मेथड डिपेंड अपॉन द करेक्ट गेसिंग ऑफ द वेरियस फैक्टर्स ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड, कि जिस फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसका फार्मूला बनाना है वो फिजिकल क्वांटिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उनको करेक्ट गेस करना होगा। अगर आप उनको इनकरेक्ट गेस कर देंगे, कोई फैक्टर मिस हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि अगर फैक्टर स्किप हो चुका हुआ है, आप उससे सही गेस नहीं कर पाए, तो वो वाला फिर आंसर आपका कभी भी ठीक नहीं आएगा। जिस तरह आप सिंपल पेंडुलम को देखें ना, वहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया था ये मास पे डिपेंड करता है, कि एक्स्ट्रा फैक्टर लिख लिया था। तो अगर एक आधा आप एक्स्ट्रा फैक्टर लिख लें जिस पे वो डिपेंड नहीं करता, तो उसका एडवांटेज हमें मिल जाता है कि एंड पे वो फैक्टर खुद ही रिमूव हो जाता है। जिस तरह टाइम पीरियड के फार्मूला में वो मास खुद ही क्या होगी थी, रिमूव होगी थी। लेकिन अगर आप लोगों ने एक्स्ट्रा लिख दिया एक फैक्टर, तो वो रिमूव हो सकता है। लेकिन अगर आप लोगों ने इसको रॉन्ग गेस कर दिया है, आप लोगों ने किसी जिस फैक्टर पे वो डिपेंड करता है वो फैक्टर स्किप कर दी है, तो फिर फार्मूला कभी भी आपका जो होगा वो जो डेरिवेशन से आएगा, डायमेंशन एनालिसिस से जो ड्राइव होगा और मैथमेटिकल जो ड्राइव होगा, वो दोनों फार्मूला कभी भी आपस में मैच नहीं करेंगे। तो बच्चों उसने ये बुक में बात यही लिखी हुई है, इसलिए मैंने इसी को आपको समझा दी है। और थ्योरी में आप लोगों ने ड्राइविंग ए पॉसिबल फार्मूला में यही लाइन लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में। लिमिटेशन इसने को बहुत अच्छी नहीं लिखी है हमारी बुक में, लेकिन पहले हम बुक में जो लिमिटेशन वाली बातें हैं वो लिख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्स्ट्रा जो डिटेल से लिमिटेशन भी समझा दूंगा कि इसकी असल में लिमिटेशन कौन सी है। बुक में उसने बहुत थोड़ी सी लिमिटेशन की बात की है। ये बच्चों बोर्ड पे मैंने वो लिमिटेशन अभी लिखी हैं जो उसने बुक में लिखी हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि ये लिमिटेशन उसने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब नहीं की हुई, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी इंपॉर्टेंस है क्योंकि बुक में लिखी हुई हैं। तो हम इनको रीड कर लेते हैं, इनके मीनिंग्स क्या हैं, फिर इसकी जो प्रॉपर लिमिटेशन है वो अभी मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देता हूँ। पहला ज़रा देखते हैं इसने क्या लिखने की कोशिश की है। ये कहते हैं डायमेंशन एनालिसिस इज़ वेरी यूजफुल इन डिड्यूसिंग द रिलेशंस अमंग इंटरडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। कहता है डायमेंशन एनालिसिस का मेथड ज़्यादा यूजफुल उन क्वांटिटीज़ के लिए है जो क्वांटिटीज़ आपस में इंटरडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हों। इंटरडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ मीन जो एक ही फार्मूला से लिंक हो रही हैं। एक ही फार्मूला से लिंक होने का मतलब है जिस तरह A इक्वल टू या F इक्वल टू एम में होता है ना, F इक्वल टू एम में होता है, इसका हम क्या लिख सकते हैं, A इक्वल टू एफ बाई एम भी लिख सकते हैं। जो एक ही फार्मूला के अंदर क्वांटिटीज़ आ रही होती हैं ना, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं इंटरडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब उनके दरमियान में अगर प्लस या माइनस का साइन ना हो। जिस तरह ये जो क्वांटिटीज़ होती हैं ना, VF इज़ इक्वल टू VI प्लस AT। अगर किसी इक्वेशन में ये भी इक्वेशन लिखी हुई है ना, अब इन दो, ये एक टर्म है, ये एक दूसरी टर्म है, इनके दरमियान में अगर यहाँ पर प्लस या माइनस का साइन आ जाए, हमें पता है यहाँ प्लस आ रहा है, लेकिन अगर कोई इस तरह की इक्वेशन हो जिसमें दरमियान में प्लस या माइनस आ जाए, मैं एक और लिखता हूँ जिस तरह 2AS इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर है। तो वही कह रहे हैं कि अगर ऐसी क्वांटिटीज़ हों, यहाँ जो इंटरडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी वो लिखना चाह रहा है उसके मीनिंग बता रहा हूँ कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हों जो इस फॉर्म में हों, यानी इसकी दो डिफरेंट टर्म्स के दरमियान में प्लस आ जाए या दो डिफरेंट टर्म्स के दरमियान में क्या आ जाए, माइनस आ जाए। तो ऐसे जो फार्मूलाज होते हैं, ये वाले फार्मूला डायमेंशन एनालिसिस से ड्राइव नहीं हो सकते।
डायमेंशन एनालिसिस सिर्फ इस फॉर्म में जो फार्मूलाज होते हैं उनको क्या कर सकता है, ड्राइव कर सकता है। देखिए आप लोगों ने इससे टाइम पीरियड का फार्मूला ड्राइव किया है, वो क्या था 2 पाई अंडू टेल ओवर जी। आप लोगों ने ड्रैग फोर्स का फार्मूला ड्राइव किया 6 पाई ईटा आर वी। इसकी इन टर्म्स के दरमियान में कहीं प्लस या माइनस आ रहा नहीं आ रहा, तो ऐसे जो फार्मूलाज होते हैं ना इनको वो बोलता है ये वाला फार्मूला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वो लिखा हुआ है रिलेशन अमॉन्ग द इंटरडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो ये वाला मेथड वेरी यूजफुल किन के लिए है, इंटरडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। इंटरडिपेंडेंट ये वाला फार्मूला हो गया, इसकी जितनी क्वांटिटीज़ हैं, इसकी जितनी क्वांटिटीज़ हैं, ये सारी आपस में क्या बोलेंगे, इंटरडिपेंडेंट कहेंगे। लेकिन अगर कोई फार्मूला इस फॉर्म में लिखा हो जिसके दरमियान में प्लस या माइनस आ जाए, तो ऐसे फार्मूलाज डायमेंशन एनालिसिस से ड्राइव नहीं हो सकते। अब आप कहेंगे सर हम लोगों ने तो अभी इसको VF = VI + AT को यूजिंग डायमेंशन सॉल्व किया है। देखिए आप लोगों ने डायमेंशन को यूज़ करके इस फार्मूला को होमोजीनियस प्रूव किया है, या आप लोगों ने इस फार्मूले को डायमेंशनली करेक्ट प्रूव किया है। आप लोगों ने इस फार्मूले को ड्राइव तो नहीं किया ना। देखिए डायमेंशनली करेक्ट प्रूव करना और ड्राइव करना डिफरेंट बातें हैं। मतलब अगर कोई बंदा मुझे ये कि इस फार्मूले को डायमेंशनली करेक्ट प्रूव करो, तो मुझे पता है टाइम पीरियड की डायमेंशन मैं T लिखूंगा, लेंथ की डायमेंशन लिखूंगा और G की डायमेंशन लिखूंगा, इनकी मैं डायमेंशन लिखूंगा। और अगर दोनों साइड्स की डायमेंशन बराबर आ गई तो हम बोलेंगे ये वाला फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या होमोजीनियस है। ये होता है डायमेंशनली करेक्ट होना। ड्राइव करना कुछ और बात है। इसको ड्राइव हम लोगों ने क्या दोनों साइड्स पे डायमेंशन इक्वल करके पुट करके ड्राइव किया। डेरिवेशन के स्टेप तो डिफरेंट हैं जो भी हम लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़े हैं। तो ये कंसेप्ट ठीक करो, फार्मूला का ड्राइव होना और फार्मूला को डायमेंशनली करेक्ट प्रूव होना दो डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। तो ये जो फार्मूला आप लोगों ने अभी सॉल्व किया है वो डायमेंशनली करेक्ट प्रूव किया है, उसको ड्राइव नहीं किया। और इस तरह के जो फार्मूलाज होते हैं वो डायमेंशनली करेक्ट तो आप उनको प्रूव कर सकते हैं, या अगर इनकरेक्ट होंगे तो इनकरेक्ट होंगे ज़ाहिर है, लेकिन इस तरह के फार्मूलाज को अब आप ड्राइव नहीं कर सकते। तो अब आपको लाइन समझ आई ना कि डायमेंशन एनालिसिस इज़ वेरी यूजफुल इन डिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग इंटरडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। ये इंटरडिपेंडेंट, ये इंटरडिपेंडेंट, ये इंटरडिपेंडेंट, ये इंटरडिपेंडेंट नहीं है, ये डायमेंशन एनालिसिस से ड्राइव नहीं होगी। MCQ के लिए भी याद रखना है कि अगर कोई इस तरह का फार्मूले आ जाए तो वो ड्राइव हो सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह दरमियान में प्लस या माइनस की सिंबल आ जाए तो वो ड्राइव नहीं हो सकते। क्लियर होगी बात आपको। आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है होएवर डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। कहते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट जो होते हैं वो भी इस मेथड से ऑब्टेन नहीं होते। देखिए जो कांस्टेंट होता है ना वो डायमेंशन लेस हो या डायमेंशनल कांस्टेंट हो, कांस्टेंट डायमेंशन लेस हो या डायमेंशनल कांस्टेंट हो, दोनों ही कांस्टेंट की वैल्यू जो है इस मेथड से ऑब्टेन्ड नहीं हो सकती। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट जो है वो आपके पास डायमेंशनल कांस्टेंट हो, ये हमने पढ़ ली है मैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट या डायमेंशनल कांस्टेंट, इसकी टाइप मैंने आपको पढ़ा दी थी। तो अगर उस कांस्टेंट की डायमेंशन हो या ना हो, ठीक है ना, उसकी जो वैल्यू होती है वो डायमेंशन एनालिसिस से पता नहीं चलती। किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू हम किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय यूजिंग एन एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट से हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो उसने बात लिखी होएवर डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड, तो ये बेसिकली उनकी वैल्यू की बात करना चाह रहा है कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट की वैल्यू को हम इस मेथड से ऑब्टेन नहीं कर सकते। वैसे जो होते हैं वो जो डायमेंशनल कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू को भी तो हम इस मेथड से फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, नीचे लाइन पढ़ते हैं। नीचे वाली लाइन वैसे इस डराइविंग फार्मूला में लिखने की ज़रूरत तो नहीं थी, वैसे इसने लिख दी है, लेकिन द मेथड ऑफ डायमेंशंस, ये असल में वो जो पिछला इसका पार्ट था ना उसके साथ होमोजेनिटी के साथ ये लाइन सूट करती थी। खैर लिखा है द मेथड ऑफ डायमेंशंस कैन ओनली टेस्ट द डायमेंशंस वैलिडिटी। कहता है कि मेथड ऑफ डायमेंशन सिर्फ आपको बता सकता है कि वो डायमेंशन वैलिडिटी ना, इसी इक्वेशन को देख लें, VF = VI + AT है ना, तो डायमेंशन एनालिसिस तो सिर्फ ये बता सकता है कि दोनों साइड्स की डायमेंशन इक्वल अगर आ गई हैं तो वो वाली इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन होगी। लेकिन अगर मैं वही आपको बता रहा था, अगर इस इक्वेशन को मैं VF = AT लिख दूँ, ये डायमेंशनली करेक्ट तो है लेकिन फिजिकली ये क्या है, इनकरेक्ट है। वही जो बात पहले मैंने की थी उस पर दोबारा इसने लिख दी है। इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें मैंने 15 से 20 मिनट बात की है आप लोगों के साथ। दोबारा पढ़ता हूँ। द मेथड ऑफ डायमेंशंस कैन ओनली टेस्ट द डायमेंशन वैलिडिटी।
ये सिर्फ ये बताता है मेथड ऑफ डायमेंशन के दोनों साइड्स की डायमेंशन बराबर हैं। ये भी, इसकी भी दोनों साइड्स की डायमेंशन बराबर हैं, इसकी भी दोनों साइड्स की डायमेंशन बराबर हैं। लेकिन ये वाली इक्वेशन करेक्ट है, ये वाली इक्वेशन इनकरेक्ट है। ये लिखा हुआ है ओनली टेस्ट द डायमेंशन वैलिडिटी बट नॉट द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज इन एन इक्वेशन। तो ये एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं बताता। एग्जैक्ट रिलेशनशिप का यूँ भी समझ सकते हैं कि सपोज करें इसी इक्वेशन में अगर मैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस हाफ ए टी लिख दूँ तो डायमेंशन एनालिसिस को तो ये 1/2 जो है इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। इसी तरह इन फार्मूलाज के अंदर भी अगर आप खुद से कोई और नंबर साथ में अटैच कर दें तो डायमेंशन एनालिसिस को उस नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ आपको क्या बताएगा, ये सिर्फ आपको बताएगा ओनली टेस्ट द डायमेंशन वैलिडिटी। ये डायमेंशन की वैलिडिटी बताएगा कि दोनों साइड्स पे डायमेंशन इक्वल हैं या दोनों साइड पे डायमेंशन इक्वल नहीं है। जिस तरह यहाँ पर मैंने ये नंबर ऐड कर दिए, अब भी इसकी डायमेंशन को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये लिखा हुआ है ना नॉट द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ये एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं बताता यहाँ पर 1/2 हो या 1/2 ना हो, दोनों केसेस में इनकी डायमेंशन आपस में क्या होंगी, दोनों साइड की सेम होंगी। तो उम्मीद आपकी बात समझ आ चुकी होगी। वैसे इस बात का लिंक जो है वो इससे प्रीवियस पार्ट के साथ है, इधर इसका लिंक है कोई नहीं, लेकिन बुक में उसने लिखा हुआ है तो मैंने बता दी है। जिसने यहाँ पर इसने डायमेंशन लेस कांस्टेंट की बात की है तो यहाँ से तो ये लगना शुरू हो जाता है कि शायद डायमेंशनल कांस्टेंट की वैल्यू को यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट जो होते हैं उनकी वैल्यू की भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, डायमेंशनल जो कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू की भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर कोई डायमेंशनल कांस्टेंट होगा, किसी फार्मूले में डायमेंशनल कांस्टेंट होगा, तो बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस हम उसकी डायमेंशन को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, इवन उसकी यूनिट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बात आपको समझ आई। अगर कोई ऐसा फार्मूला हो जिसमें जो कांस्टेंट आ रहा हो उस कांस्टेंट की कोई यूनिट या डायमेंशन हो, जिस तरह कूलम लॉ है ना, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर है। अब इसका ये जो कांस्टेंट है इसकी यूनिट भी होती है, इसकी डायमेंशन भी होती है। तो डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करके हम इस कांस्टेंट की, ये डायमेंशन कांस्टेंट है ना, इसकी यूनिट भी बता सकते हैं और डायमेंशन भी बता सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू को डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करके हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये बात थोड़ी अपने पास लिख लीजिएगा कि जो कांस्टेंट डायमेंशनल कांस्टेंट होते हैं जिनकी डायमेंशन होती है, जिस तरह कूलम कांस्टेंट के फार्मूले में डायमेंशनल कांस्टेंट है, ऐसे कांस्टेंट की हम यूनिट और डायमेंशन दोनों को बता सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। आगे चलते हैं। आगे लिखा है इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग सेम डायमेंशंस। यानी ये जो डायमेंशन एनालिसिस का मेथड होता है ये उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता जिनकी डायमेंशन सेम हो। फॉर एग्जांपल आपका वर्क है और आपका टॉर्क है। अब वर्क और टॉर्क की आपस में डायमेंशन सेम है, वो हम बनाना बाद में सीख भी लेंगे। तो वर्क और टॉर्क की आपस में क्या सेम है, दोनों की डायमेंशन सेम है। तो डायमेंशन एनालिसिस इन दोनों के दरमियान में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। वैसे इनमें और भी डिफरेंस हैं, एक तो इन दोनों की डायमेंशन सेम है, इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकेगा। वैसे आपको पता है वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, जो टॉर्क है वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायमेंशन एनालिसिस इस चीज़ को भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है या उसकी नेचर क्या है। तो अगर डायमेंशन जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ की सेम हो, डायमेंशन एनालिसिस से हम उन दो क्वांटिटीज़ को आपस में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अब आप वर्क की डायमेंशन लिखें या आप टॉर्क की डायमेंशन लिखें। वैसे मैं वर्क की डायमेंशन लिख सकता हूँ। वर्क की डायमेंशन हम लोगों ने बनाई है mL²T-2। वर्क एनर्जी है ना, एनर्जी की मैंने काफ़ी दफ़ा डायमेंशन बनाई है mL²T-2। तो जो वर्क की डायमेंशन है वही टॉर्क की डायमेंशन है। अब अगर आपको बंदा के mL²T-2 लिखा हुआ है, बताएं किसकी डायमेंशन है, वर्क की डायमेंशन है या टॉर्क की है। तो इस डायमेंशन को देखकर हम वर्क और टॉर्क नहीं बता सकते ये किसकी डायमेंशन है। अब क्लियर होगी आपको ये लाइन जो बुक में लिखी हुई है कि डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग सेम डायमेंशन। मतलब डायमेंशन देखकर आप ये नहीं बता सकते ये किस फिजिकल क्वांटिटी की लिखी हुई है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ की जिनकी आपस में डायमेंशन सेम हो, क्योंकि वर्क की भी यही है, टॉर्क की भी यही है। तो इस डायमेंशन को देखकर ये पता नहीं चल रहा कि ये वर्क की डायमेंशन है या ये डायमेंशन टॉर्क की है। तो आपको जो बुक में जो बातें लिखी हुई थी उनको मैंने आपको समझा दी है। अब असल में ये बहुत अच्छी तरीके से इसने इसको डिस्क्राइब नहीं किया हुआ। अब मैं आपको वो चीज़ें भी लिखवा देता हूँ जो प्रॉपर लिमिटेशन है ड्राइविंग ए पॉसिबल फार्मूला की। अब अगर बोर्ड में आ जाएगा तो आप ये वाले पॉइंट भी लिख देंगे
और जो मैं आपको पॉइंट्स अभी लिखवा रहा हूँ एक्स्ट्रा में, वो वाले पॉइंट्स भी आप लोगों ने लिख देने हैं और वो पॉइंट आपको काफ़ी हेल्प करेंगे MCQ सॉल्व करने में भी। मैंने बच्चों जो अभी आप लोगों ने लिमिटेशन पढ़ी हैं, जो उनमें से मुझे लगा है कुछ जो लिमिटेशन है वो मिसिंग है, वो मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिख दी हैं। एक नज़र इनको ज़रा देख लें। ये MCQ के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है सारी। इसमें लिखे इट कैन नॉट ड्राइव, किसकी बात हो रही है? डायमेंशन एनालिसिस से हम जो फार्मूला ड्राइव करते हैं उस मेथड की लिमिटेशन की बात हो रही है कि उस मेथड से कौन कौन से फार्मूलाज ड्राइव नहीं हो सकते। असल टॉपिक तो ये था ना, और हमारी बुक में पता नहीं उसने क्या स्टोरियाँ पहले लिखना शुरू कर दी थी। मुझे पढ़ाते हुए लग रहा था कि शायद मैं कोई न्यूज़पेपर की ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। तो टॉपिक तो बेसिकली ये था कि एक फार्मूला आप लोगों ने ड्राइव करना सीखा है। सवाल ये था कि उस मेथड से कौन से फार्मूलाज ड्राइव नहीं हो सकते, ये अभी हमने बातें करनी है। कुछ बातें पहले हो गई हैं, थोड़ी बहुत जो रह गई हैं वो मैं लिख दी है मैंने आपके लिए। मैं लिखी इट कैन नॉट ड्राइव रिलेशन और फार्मूला की बात होती है। इफ़ ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 फैक्टर्स हैविंग डायमेंशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए भी। अगर आ जाए ना डायमेंशन एनालिसिस से कौन सा फार्मूला ड्राइव नहीं हो सकता, तो ऐसा फार्मूला डायमेंशन एनालिसिस से ड्राइव नहीं हो सकता जिसके अंदर मोर देन 3 फैक्टर्स हों जिनकी क्या आ रही हो डायमेंशन B हो। ठीक है, इस बात को अब यूँ समझें। देखिए अभी आप लोगों ने टाइम पीरियड का फार्मूला ड्राइव किया, उसने क्या बोला? टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, यही था ना। अब इसमें जो तीन ही आपके पास क्वांटिटीज आ रही थी जिस पे टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा था। आप लोगों ने ड्रैग फोर्स का फार्मूला ड्राइव किया, उसमें भी उसने कहा कि ड्रैग फोर्स डिपेंड कर रही है विस्कोसिटी पे, रेडियस पे और स्पीड पे। इसमें भी 3 फैक्टर थे। तो वो ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम कितने फैक्टर्स होंगे? 3 फैक्टर्स होंगे तो फार्मूला ड्राइव हो सकेगा। क्या 2 से होगा? बिल्कुल 2 से भी होगा, क्योंकि मोर देन 3 लिखा है ना, मोर देन 3 से ड्राइव नहीं होगा। इसका मतलब कि मैक्सिमम फार्मूला में 3 फैक्टर्स होंगे तो फार्मूला ड्राइव होगा। अगर 3 से ज़्यादा 4 फैक्टर्स हो गए या 5 फैक्टर्स हो गए तो वो वाला फार्मूला जो है, वैसे हम उसको मैथमेटिकली ड्राइव कर लेंगे, लेकिन वो वाला फार्मूला डायमेंशन एनालिसिस से ड्राइव नहीं होगा। ठीक है। अब अक्सर मुझे स्टूडेंट कहते हैं सर आप ये बता रहे थे शुरू में कि कुछ बुक्स में जो टाइम पीरियड और सिंपल पेंडुलम का फार्मूला है वो तो थीटा पे भी डिपेंड करता है, यानी कुछ बुक्स में वो थीटा पे भी डिपेंड करता है। और मैंने आपको बताया कुछ टीचर इसको थीटा से भी सॉल्व करवा देते हैं, तो फिर तो ये बात रॉन्ग होगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है मोर देन 3 वेरिएबल हो जाए तो वो फार्मूला ड्राइव नहीं होता। और कुछ बुक्स में उन्होंने टाइम पीरियड और सिंपल पेंडुलम में थीटा को साथ लिखा हुआ है और फार्मूला फिर भी ड्राइव किया हुआ है। ठीक है, तो ये कैसे हो गया? क्योंकि हम तो कह रहे हैं मोर देन 3 वेरिएबल अगर हो जाएंगे तो फार्मूला ड्राइव नहीं होगा, और कुछ बुक्स में टाइम पीरियड के फार्मूले में जो थीटा लिखा हुआ है उससे तो ये फार्मूला ड्राइव हो रहा है। आपको सवाल समझ आ गया? आप इसको दोबारा पढ़ें। लिखा हुआ है इफ़ ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड अपॉन मोर देन 3 वेरिएबल्स हैविंग डायमेंशंस, क्या वर्ड लिखा हुआ है? मोर देन 3 वेरिएबल्स हों एंड हैविंग डायमेंशंस, मतलब उन वेरिएबल्स की क्या होनी चाहिए? डायमेंशन भी होनी चाहिए। तो अगर इसके साथ में थीटा लिखा हुआ आ रहा है तो थीटा बेसिकली डायमेंशन लेस है ना। ठीक है, तो अगर इसके साथ कोई ऐसा फैक्टर वो ज्यूम करता जिसकी डायमेंशन होती तो फिर ये वाला फार्मूला इस मेथड से ड्राइव नहीं होना था। तो यहाँ पर जो थीटा आ रहा है वो बेसिकली कौन सी है? डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए साथ में लिखी गई है। तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया ना कि इसमें अगर फोर्स फैक्टर जो पंजाब वगैरह की बुक्स में, ये KP की पुरानी बुक्स में उसने लिखा हुआ है, तो ये रूल हमारा बिल्कुल ठीक है, मोर देन 3 फैक्टर वाली बात ठीक है। जो थीटा वो लिखते हैं तो थीटा वैसे लगता तो ये है कि 4 फैक्टर बन गया, यानी फोर्स फैक्टर है, लेकिन वो फोर्स फैक्टर कौन सा लिखा हुआ है? डायमेंशन लेस है। और जो लिमिटेशन है वो किसके लिए? मोर देन 3 फैक्टर्स होने चाहिए हैविंग डायमेंशंस, और यहाँ पर जो फोर्स फैक्टर है उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर ये वाला फार्मूला क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। अच्छा, इसके बाद एक और बात मैंने लिखी है, इट कैन नॉट ड्राइव फार्मूला कंटेनिंग, इस मेथड से कौन सा फार्मूला ड्राइव नहीं होगा? जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन सपोज करें मैं एक फार्मूला लिखता हूँ वर्क डन का। वर्क डन का फार्मूला होता है FD cos थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं cos, sin, tan और इनके जो इन्वर्स हैं सीकेंट, कॉट थीटा, तो वो सारे जो हैं वो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं। कहते हैं इससे कोई भी ऐसा फार्मूला ड्राइव नहीं हो सकता जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता हो। तो इस फार्मूले में W = FD cos थीटा अगर आपको कहे डायमेंशन एनालिसिस से ड्राइव करें तो हम इसको ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें लिमिटेशन ये आ रही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको समझ आ गया, साइन, कास, टेन और इनके रेसिप्रोकल
ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इससे वो वाले फार्मूले भी ड्राइव नहीं होते जो जिनमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस मैथ्स वाले बच्चों ने तो पढ़ लिए होंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो होते हैं जिनमें ई आता हो ना। अगर किसी फार्मूले में ई आता हो तो वो वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी डायमेंशन एनालिसिस से ड्राइव नहीं हो सकते। हम बच्चों सेकेंडरी में पढ़ेंगे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इक्वेशन को ना। उनमें से मैं डिस्चार्जिंग इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर का फार्मूला लिख देता हूँ, यानी कैपेसिटर की जो है वो डिस्चार्जिंग इक्वेशन का फार्मूला क्या बनेगा ना। तो किसी कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग इक्वेशन हम कुछ यूँ पढ़ेंगे, Q इक्वल टू Q0 ई रेज़ की पावर -T/RC। अब इसमें Q क्या है, Q0 क्या है, इस पर हम बात नहीं करते क्योंकि कभी आपकी ये चीज़ें नहीं है। आप बस ये समझें कि इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है। हेयर E इज़ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये मैंने लिखी है डिस्चार्जिंग इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होता है उसकी ये डिस्चार्जिंग इक्वेशन है। Q इसमें इंस्टेंटेनियस चार्ज है, Q0 मैक्सिमम चार्ज है, E जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और वैसे इस फंक्शन की वैल्यू 2.718 होती है। T जो है वो टाइम है, R रेजिस्टेंस है और C जो यहाँ पर लिखा है वो जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस है। बस अब इतना माइंड में रख लें कि कोई भी ऐसा फार्मूला जिसमें इस तरह का E आ रहा हो ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा हो, तो वो वाले फार्मूला भी डायमेंशन एनालिसिस से ड्राइव नहीं होते। अब अगर MCQ आता है, कोई फार्मूला आपको नज़र आ जाए जिसमें ये नहीं कि यही फार्मूला, बहुत सारे फार्मूले हैं जिनमें आपको E अगर लिखा हुआ नज़र आ जाए तो आप उसको टिक करेंगे, वो ड्राइव नहीं होगा। इसके अलावा उसने लिखा हुआ है लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर किसी फार्मूले में लॉग आ रहा हो तो वो वाला फार्मूला भी हम डायमेंशन एनालिसिस से ड्राइव नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल में मैं हाफ लाइफ के फार्मूला लिखता हूँ। हाफ लाइफ का फार्मूला होता है ln नेचुरल लॉग ऑफ 2/λ। एक तो LOG लॉग होता है ना, एक ln भी होता है, इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है। इन दोनों की बेस का फ़र्क होता है। इसकी बेस 10 होती है और नेचुरल लॉग की जो बेस होती है वो E होती है। तो इस फार्मूले का हम नेचुरल लॉग की फॉर्म में भी लिख सकते हैं LOG लॉग, ठीक है ना, ओवर क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। हालांकि ओरिजिनल फार्मूला नेचुरल लॉग की फॉर्म में है ना, तो अगर आप इसको LOG की फॉर्म में लिख रहे हैं तो LOG लॉग जो होता है उसकी बेस तो 10 होती है। अगर आप इसको इसके इक्वल लिखना चाह रहे हैं तो फिर मजबूरन आपको यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में E शो करना पड़ेगा। तो आप इतना याद रख लें कि ये हाफ लाइफ का फार्मूला है। इस तरह का कोई फार्मूला आ जाए जिसमें ln नेचुरल लॉग हो या LOG वाला लॉग हो, ये आपको बात समझिए। इसकी बेस 10 होती है, इसकी बेस E होती है। तो मैंने इसकी बेस E फिर क्यों लिख दी है, देखिए मैंने इधर इक्वल, इसको इसके इक्वल लिखा है ना, तो ये दोनों लॉग इक्वल तो नहीं होते, इनकी बेस का डिफरेंस है। तो अगर इसको इसके इक्वल लिखना पड़ेगा तो फिर आपको नीचे E मेंशन करना पड़ेगा। अगर नहीं मेंशन करेंगे तो फिर बेस 10 होगी, अगर मेंशन कर देंगे तो फिर बेस दोनों की सेम हो जाएगी। तो बताने का मकसद ये था कि अगर इस तरह के लॉग भी आ जाएँ तो ये वाले फार्मूला भी डायमेंशन एनालिसिस से ड्राइव नहीं होंगे। आगे चलते हैं, आपको क्लियर हो रही है बातें। बस इन चीज़ों को माइंड में रखें कि अगर MCQ आता है कौन सा फार्मूला ड्राइव नहीं हो रहा तो आपको आइडिया हो गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, इट कैन नॉट ड्राइव आ रिलेशन हैविंग मोर देन वन पार्ट इन एन इक्वेशन। आपको याद होगा उसने लिखा हुआ था, जो भी हम लोगों ने लिमिटेशन पढ़ी है, मैं जब आपको समझा रहा था इंट्रा डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, वो इंट्रा डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ वाली जो लाइन है ना, उसको थोड़ा बेहतर करके मैंने यूँ लिख दी है। वो जो असल में कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था, इट कैन नॉट ड्राइव अ रिलेशन हैविंग मोर देन वन पार्ट इन एन इक्वेशन ना। इन इक्वेशन में अगर मोर देन वन पार्ट हो, इस बात को यूँ समझें, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब इस इक्वेशन में मुझे बताओ कितने पार्ट्स हैं। एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, दो पार्ट हो गए ना। तो वही सादा लफ्ज़ों में बात बनती है कि अगर इक्वेशन के दरमियान में प्लस या क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो उससे इक्वेशन के मोर देन वन पार्ट हो जाएंगे ना। ये उन फार्मूला को ड्राइव कर सकती है जिसमें सिर्फ इस तरफ इक्वल के उस तरफ सिर्फ एक पार्ट हो, उनको ड्राइव कर सकती है। अगर इक्वेशन के उस तरफ मोर देन वन पार्ट हो जाए तो उनको ये ड्राइव नहीं कर सकता मेथड। तो मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बता रहा था, अगर यहाँ पर दरमियान में प्लस या माइनस आ जाए तो असल में पार्ट एक से ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो वाले फार्मूले इससे ड्राइव नहीं हो सकते। अब देखें इस इक्वेशन में कितने पार्ट्स हैं, एक ही पार्ट है ना। टाइम पीरियड का फार्मूला देखें 2π√L/g है, जिसमें इस तरफ एक ही पार्ट है। ड्रैग फोर्स के फार्मूले में भी उस तरफ एक ही पार्ट होगा, ठीक है। अब एक पार्ट वाले तो ड्राइव हो जाते हैं और एक पार्ट वालों को भी मसला है कि उसमें मोर देन कितने होने चाहिए, मोर देन अगर 3 वेरिएबल्स हो जाएं और जिनकी डायमेंशंस हों तो फिर वो वाला फार्मूला भी ड्राइव नहीं होगा। तो इस तरफ जो वेरिएबल होने चाहिए, एक तो एक पार्ट होना चाहिए और जो वेरिएबल होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 3 या लेस देन
3 होंगे जिनकी डायमेंशन होंगी तो तब ड्राइव होगा, अदरवाइज़ वो ड्राइव नहीं होगा। तो ये बात आपको क्लियर होगी। इस तरह कोई और इक्वेशन लिख लेते हैं, S=VIT, अगर आपका MCQ आ जाता है +12 तो क्या ये वाली इक्वेशन ड्राइव होगी? ये भी ड्राइव नहीं होगी, क्योंकि इसमें भी आपके पास मोर देन 1 पार्ट आ रहा है। इधर से पार्ट काउंट करते हैं, कुछ बच्चे इसको भी पार्ट मान लेते हैं। ये तो आप ड्राइव कर रहे हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी है जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, उधर से पार्ट गिने जाते हैं। तो इस तरफ 1 पार्ट, इसके भी कितने 2 पार्ट, वही बात दरमियान में प्लस या माइनस आ गया है, तो जिसकी वजह से ये ड्राइव नहीं हो रही। यूँ याद रख लें या मोर देन 1 पार्ट वाली बात याद रख लें, आपकी मर्ज़ी है। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।